मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो सामाजिक मानव शास्त्र जो कि बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, जिसका टॉपिक विवाह, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत विवाह का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्यों पर विशेष रूप से चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि विवाह क्या है और विवाह का अर्थ और परिभाषा क्या है। तो यदि हम देखेंगे कि किसी भी समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, और उस परिवार के निर्माण का जो पहला चरण है, जो प्रथम चरण है, वो होता है विवाह। और किसी भी व्यक्ति की जो जीवन यात्रा होती है, संपूर्ण जीवन होता है, उसमें 4 महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, या ये कह लें कि मील के पत्थर होते हैं। और ये वो 4 अवसर हैं जिनमें जन्म, दीक्षा, विवाह और मृत्यु। अर्थात जन्म का आप लोग अर्थ समझते हैं। दीक्षा अर्थात जो व्यक्ति जीवन भर सीखता है, शिक्षा ग्रहण करता है, दीक्षा लेता है, साथ ही विवाह और अंत में मृत्यु। ये जो 4 अवसर हैं, इन्हें फ्रेंच भाषा में रीत द पसाज कहते हैं। और जो विवाह होता है वो पुरुष और स्त्री उन दोनों के जो सम्मेलन से बनता है, और एक जन्म होता है, एक नए बालक का जन्म होता है, बालक बालिका का जन्म होता है। और इन लैंगिक संबंधों को जब सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है अथवा इन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, तो वो विवाह कहलाता है। जब तक समाज में यौन संबंधों को, शारीरिक संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान नहीं होती है, तब तक उससे उत्पन्न हुई संतानों को वैध नहीं माना जाता है। अर्थात उत्पन्न हुई संतानों की वैधता के लिए या समाज द्वारा उन्हें वैध घोषित करने के लिए विवाह एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। यदि हम कहें तो विवाह एक सामाजिक संस्था है, और इस सामाजिक संस्था में जो पुरुष और स्त्री होते हैं उनमें संभोग के संबंध होते हैं, अर्थात उनमें यौन संबंध पाए जाते हैं। परंतु प्रत्येक प्रकार का यौन संबंध विवाह की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उन्हीं यौन संबंधों को, उन्हीं संभोग संबंधों को विवाह की श्रेणी में गिना जाता है समाज के द्वारा, जिसमें समाज द्वारा सामाजिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। और समाज द्वारा सामाजिक स्वीकृति तभी प्रदान की जाती है जब विवाह नामक सामाजिक संस्था उससे जुड़ जाती है। अतः अगर कंक्लूजन में हम कहें तो सामाजिक संबंधों को या यौन संबंधों को जब सामाजिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो वो विवाह नामक सामाजिक संस्था द्वारा प्रदान की जाती है, और उनसे उत्पन्न हुई संतानों को वैधता मिलती है या समाज में वैध माना जाता है। अब कुछ एक परिभाषाएं हैं जो कि विभिन्न विद्वानों ने दी है। इससे और क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में विवाह क्या है या विवाह को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। लूसी मेयर लिखते हैं, विवाह स्त्री और पुरुष का एक ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। ठीक वही बात, जब संतान को वैधता प्राप्त होती है या वह समाज द्वारा वैधता प्रदान की जाती है, तो उसके लिए विवाह आवश्यक होता है। WHR रिवर्स कहते हैं, जिन साधनों द्वारा मानव यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। अब रिवर्स से विवाह को एक साधन मानते हैं कि जब यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्रदान होगी या वो उनका नियमन होगा या समाज द्वारा वो स्वीकृत होंगे,
तो उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार बोगार्ट्स कहते हैं, विवाह स्त्री और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की संस्था है। कि जब स्त्री और पुरुष को पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में संयुक्त रूप से प्रवेश करना है तो वो विवाह संस्था के द्वारा ही किया जा सकता है। अर्थात उसे सामाजिक रूप से तभी स्वीकार किया जाएगा, दोनों को सम्मिलित रूप से, जब वो विवाह नामक संस्था से जुड़ेंगे, अर्थात स्त्री और पुरुष का विवाह करवाया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे विवाह के उद्देश्य। समाज में कोई भी घटना हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी समूह हो, कोई भी व्यवस्था हो, उन सभी के निर्माण के पीछे अथवा उन सभी के कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होते हैं। उनके निर्माण के उद्देश्य अथवा जो समाज में उनका अस्तित्व है उसके उद्देश्य। तो ठीक उसी प्रकार विवाह के भी अपने उद्देश्य हैं कि सामाजिक रूप से विवाह कार्य या विवाह नामक सामाजिक संस्था क्यों अस्तित्व में आई, या ये अस्तित्व में आई तो इसके विभिन्न उद्देश्य क्या क्या होते हैं। और ये जो उद्देश्य हैं ये अलग अलग समाजों में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में है तो हिंदू धर्म में जो विवाह का प्राथमिक और सर्वोच्च उद्देश्य जो माना गया है वो माना गया है धार्मिक कार्यों की पूर्ति। कि व्यक्ति जब विभिन्न संस्कारों की पूर्ति करता है तो उसमें विवाह भी एक संस्कार होता है। और अन्य धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए जब स्त्री और पुरुष को एक साथ कार्य करना होता है तो वो विवाह के माध्यम से ही संभव होता है। चाहे किसी धार्मिक अनुष्ठान की पूर्ति हो, धार्मिक कार्य की पूर्ति हो, जब स्त्री और पुरुष वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं उसके पश्चात ही उन्हें उसकी अनुमति प्रदान की जाती है या सामाजिक रूप से उसे स्वीकार किया जाता है। के.एम. कपाड़े लिखते हैं, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। और अनेक बार ये प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा के रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये होता है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसके उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति। धर्म अर्थात धार्मिक कार्यों की पूर्ति, स्त्री और पुरुष के द्वारा सम्मिलित रूप से धार्मिक कार्यों की पूर्ति। दूसरा है प्रजा, प्रजा अर्थात संतानोत्पत्ति, संतान उत्पन्न करना। और तीसरा है रति अर्थात यौन क्रियाओं द्वारा आनंद की अनुभूति। ये तीन मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में बताए गए हैं, परंतु इनमें जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो धार्मिक संस्कार है या प्राथमिक रूप से प्राथमिक उद्देश्य धार्मिक उद्देश्यों को माना गया है। यदि हम संपूर्ण समाज में सम्मिलित रूप से विवाह के उद्देश्यों की बात करें तो निम्नलिखित या अग्रलिखित उद्देश्य विवाह के होते हैं, जिनमें पहला है संतानोत्पत्ति। जब स्त्री और पुरुष मिलकर अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करते हैं तो वो संतानोत्पत्ति कहलाती है। अर्थात वह संतानोत्पत्ति, वह संतान का जन्म तभी समाज में वैध माना जाता है जब स्त्री और पुरुष का विवाह किया जाता है या विवाह हो जाता है और उन दोनों के संसर्ग से उत्पन्न संतान को ही समाज में वैधता प्रदान की जाती है। और इसी में जो मर्डॉक है उन्होंने अध्ययन किया, लगभग 200 समाजों का अध्ययन किया और बताया कि संतानोत्पत्ति विवाह का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है यौन संतुष्टि। यौन संतुष्टि अर्थात जब स्त्री और पुरुष शारीरिक रूप से यौन क्रिया करते हैं और उन्हें जो आनंद की अनुभूति होती है वो भी विवाह के उद्देश्यों में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया है।
और मर्डॉक ने सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक में जो बताया है उसके अनुसार उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया और बताया कि जो यौन संतुष्टि है वो विवाह के या विभिन्न समाजों में प्राथमिक रूप से विवाह के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है, अर्थात यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तीसरा है आर्थिक सहयोग। आर्थिक सहयोग का आशय है कि जब किसी भी परिवार का निर्माण होता है तो प्राथमिक रूप से विवाह संबंध स्थापित होते हैं और उन विवाह संबंधों के फलस्वरूप संतानोत्पत्ति होती है और उस संतानोत्पत्ति के पश्चात उसके पालन पोषण, उसके रहने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए अनेक आर्थिक रूप से सहयोग प्राप्त करने के लिए जो पति पत्नी हैं या स्त्री पुरुष हैं वो मिलकर आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं और परिवार तथा बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और जब तक विवाह नहीं किया जाता तब तक उसे सामाजिक नहीं माना जाता, तब तक उसे असामाजिक की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए विवाह एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण संस्था है जिसका उद्देश्य स्त्री और पुरुष और उनसे उत्पन्न हुई संतानों के संबंधों को नियमित करना होता है। अगला है व्यक्तित्व का विकास। अब हम बात करें कि जब सामाजिक रूप से हम देखते हैं तो विवाह के उपरांत व्यक्ति का समाजीकरण एक अलग ढंग से प्रारंभ होता है। वह स्वयं को एवं समाज के द्वारा उसका समाजीकरण या समाज का उसको देखने का नज़रिया अलग होता है। अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों का, अनेक प्रकार के कर्तव्यों का वहन व्यक्ति को करना होता है और मनुष्य विवाह के बाद अपना पूर्ण व्यक्तित्व विकसित कर पाता है। जब संतानोत्पत्ति होती है, संतान का पालन पोषण की व्यवस्था व्यक्ति को करनी होती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। उसे अपनी जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास स्वतः ही होने लगता है। इसी प्रकार से अगला है पारिवारिक उत्तरदायित्व। अब किसी भी परिवार में व्यक्ति की स्थिति दो तरह की होती है, दो प्रकार से किसी भी परिवार में व्यक्ति की स्थिति होती है। एक तो जब वह छोटा होता है, अर्थात जब उसका जन्म होता है और धीरे धीरे वो बड़ा होता है तब उसकी स्थिति एक संतान के रूप में होती है। उसके पश्चात जब उसका विवाह संपन्न होता है और उसके द्वारा संतानोत्पत्ति की जाती है तब उसकी स्थिति एक पिता के रूप में होती है, पिता अथवा माता के रूप में होती है। इन दोनों ही स्थितियों में उसके पारिवारिक उत्तरदायित्व भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जब उसका विवाह के उपरांत संतानोत्पत्ति होती है तो उसके जो कर्तव्य हैं उनमें जो बालक का पालन पोषण, साथ ही अपने जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी सेवा करना, उनकी भोजन की व्यवस्था करना, उनकी रहने सहने की व्यवस्था करना, ये सभी उत्तरदायित्व व्यक्ति के आवश्यक रूप से होते हैं और इनकी पूर्ति वो करता है। इसलिए विवाह नामक संस्था का एक उद्देश्य पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति भी होता है। अगला है सामाजिक उत्तरदायित्व। ये संपूर्ण जो उद्देश्य हैं अथवा सामाजिक रूप से यदि हम बात करें तो विवाह का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है वह अत्यधिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो समाज के सदस्य होते हैं वो समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं और जब नए सदस्यों का जन्म होता है परिवार में तो व्यक्ति के द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाती है और उनके समाजीकरण की व्यवस्था की जाती है, अर्थात धीरे धीरे उनका समाजीकरण होता है। और यदि यह सब नहीं होगा या समाज के द्वारा ये सब नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति का समाजीकरण ठीक ढंग से या ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसीलिए यदि व्यक्ति या समाज का कोई सदस्य विवाह नहीं करता है तो सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है और
व्यक्ति के द्वारा जो उसके उत्तरदायित्व हैं समाज के लिए, उनकी पूर्ति वो भली प्रकार से नहीं कर पाता। तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो विवाह नामक संस्था के आवश्यक रूप से समाज पर लागू होते हैं। अब हम देखेंगे, जो अगला वीडियो हम देखेंगे उसमें विवाह से संबंधित ही अनेक श्रेणियां विवाह की और उसके अलग अलग प्रकार, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए क्योंकि लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक एवं निबंधात्मक तीनों ही प्रकार के प्रश्नों में से इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। धन्यवाद।